हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? मैग्नेटिक सबस्टांस के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और आज हम लोग कुछ बेसिक डिफिनीशंस की बात करेंगे जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जैसे व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ना बाबू, किसके बीच रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। और इन सभी चीज को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है। और हम आपको बता रहे हैं कि बाबू ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। कौन? डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जरूरी नहीं कि फिजिक्स में ही सिर्फ पूछे, ये केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये 5 नंबर तो आपको दिलाएगा ही, चाहे फिजिक्स में दिलाए या केमिस्ट्री में दिलाए। पर अगर मान लेते हैं 5 नंबर में नहीं इसे पूछा ना, तो इससे कई 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, जैसे आपको पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये सब भी डिफिनेशंस क्या होते हैं? 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे चीज है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और साथ में रिलेशन जो आई एच म्यू म्यू आर और एक्स के बीच होता है, इनके रिलेशन पर भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कहने का मतलब आज का क्वेश्चन जो हमारा क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और कम से कम आपको 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा आपको 7 नंबर तक ये क्या कर सकता है, दिला सकता है। आप 2 नंबर तो श्योर मान के चलो कि 2 नंबर आएगा, अगर हम लोग इतना समझ ले तो। और बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा बात है। हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा रटने के बजाय समझने पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है। मेरे पास क्या है छोटू, जल्दी बताओ? एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। अब अगर हम पूछें कि ये मैग्नेट आसपास के मटेरियल के साथ या दूसरे मैग्नेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो तुम बोलोगे सर इसके चारों फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसी फील्ड के द्वारा ये आसपास के जो मीडियम है या फिर मटेरियल है या फिर अदर मैग्नेट है उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। क्लियर ना? चलिए, अब हम ये जानना चाहते हैं क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर में भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना स्ट्रांग वाटर, ग्लास, आयरन या किसी और मटेरियल में होगा, या फिर मटेरियल जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेते हैं मेरे पास ये मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट, और ये मेरे पास एक मटेरियल है। मान लेते हैं मैग्नेट है और ये प्लास्टिक है। मटेरियल जो है वो क्या है, प्लास्टिक है। ये मैग्नेट है, प्लास्टिक है, इसको ऐसे रखें और यहां पर हम कोई चीज सटाना चाहेंगे, आयरन वगैरह, तो सटेगा कि नहीं? नहीं सटेगा। लेकिन अगर हम इसको आयरन से रिप्लेस कर दें, सट जाएगा। इसका मतलब है कि एयर या प्लास्टिक की तुलना में आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो इससे यह साबित हुआ ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है का स्ट्रेंथ है जो सिर्फ मैग्नेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि आसपास के जो सबस्टांस है, जो मटेरियल है, जो मीडियम है, उस पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मीडियम का कोई प्रॉपर्टी होगा ना जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता होगा, जो इसको असिस्ट करता होगा या इसका रेसिस्ट करता होगा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं बाबू? तो हमारा पहला डिफिनीशन बना कौन बाबू, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और अभी आप क्या समझे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की, जिसके द्वारा ये क्या करता है, या तो असिस्ट करता है या तो रेसिस्ट करता है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को। ये सबस्टांस की प्रॉपर्टी है ना, सबस्टांस को असिस्ट या रेसिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड को असिस्ट और रेसिस्ट करता है। हालांकि इसको अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, पर पहले हम लोग बेसिक चीजें तो ध्यान से समझ में आया। क्या समझ में आया बाबू? लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ
medium which assist और क्या बाबू resist the setup of magnetic field in it, magnetic field in it। याद रखिएगा। है बाबू, क्या याद रखोगे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड के सेटअप को सपोर्ट या अपोज करता है। कोई दिक्कत? इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय म्यू, डिनोटेड बाय क्या बाबू? दूसरा चीज कि अगर हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात करें तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा ना बाबू, जिससे बाकी चीज को तुलना करेंगे। और जब कोई चीज स्टैंडर्ड हो जाता है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग म्यू नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे वैक्यूम के लिए इप्सिलन नॉट लिखते थे, उसी तरह से यहां पर म्यू नॉट। तो अगर कोई पूछेगा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर क्या बाबू फ्री स्पेस, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे बाबू? म्यू नॉट से। और इसकी वैल्यू आप लोग जानते होंगे 4 × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो गया बाबू जल्दी बताइए? हेनरी पर मीटर, ध्यान रखोगे ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी मीडियम की परमिएबिलिटी यही हो गई? नहीं ना, अलग अलग होगा ना। अलग अलग होगा तो हम इनका तुलना करना चाहते हैं कि वैक्यूम से कितना ज्यादा या वैक्यूम से कितना कम। तो जब हम ये तुलना करते हैं तो हमेशा रेशियो के रूप में फाइंड करते हैं। किसके रूप में फाइंड करेंगे? रेशियो, तुलना, रिलेटिव, हमेशा रेशियो होता है। कोई दिक्कत? इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे बाबू? रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये भी पूछा जाता है तो जल्दी से लिख लेते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बताइए क्या होगा बाबू जल्दी बताइए? द रेशियो ऑफ permeability of medium to the permeability of free space, permeability of free space यानी क्या बाबू? वैक्यूम। तो इसे हम डिनोट करेंगे म्यू आर से। और म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू बाई म्यू नॉट। और आप में से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, कौन बताएगा? क्या होगा? यूनिटलेस। वाई? क्योंकि इसकी भी वही यूनिट, इसकी भी वही यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा बाबू जल्दी बता दीजिए? यूनिटलेस। आप लोग कितना इंटेलिजेंट हो, हम आप लोग को क्या करते हैं हमेशा अंडर एस्टिमेट कर देते ना। ठीक, चलो। और अगर परमिएबिलिटी का पूछेगा तो बाबू हेनरी पर, याद रखोगे ना। चलिए यहां से हम लोग एक चीज सीखे कि बाबू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? परमिएबिलिटी के। अगर किसी मीडियम की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर परमिएबिलिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रांग होगा। यानी ये दोनों क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना तो उसका रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बाबू? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको कोई पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलोगे बाबू? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डिफिनेशन को लिख लें यहीं पर। क्या बाबू? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द permeability of medium is called क्या बाबू? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा ना। अच्छा कहो, बहुत बार डिफाइन ऐसे रहता है, ठीक, आपको लिखा रहता है कि जैसे यहां पर हो गया क्या? B/μ बराबर इंटेंसिटी,
बी बटा म्यू बराबर क्या बाबू, इंटेंसिटी। मान लेते हैं इसको लिख दिए आई, क्या लिख दिए आई। तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाता है कि बी बटा आई बराबर म्यू, बी बटा आई बराबर, तो बाबू परमिएबिलिटी को ऐसे डिफाइन कर देता है, ध्यान दो, परमिएबिलिटी को कैसे डिफाइन कर देता है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। ठीक, पर हम क्या करते हैं ना कि पहले परमिएबिलिटी को डिफाइन कर लो क्योंकि वो ज्यादा फंडामेंटल होता है, और उसके बाद हम किसको डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी उसके टर्म में। ठीक, हालांकि दोनों तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो परमिएबिलिटी के टर्म में आप इंटेंसिटी को डिफाइन करिए, या फिर इंटेंसिटी के टर्म में परमिएबिलिटी को डिफाइन करिए। जैसे हम पहले परमिएबिलिटी डिफाइन किए हुए थे तो इंटेंसिटी हम क्या बोले, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी ना बाबू। लेकिन अगर उल्टा करें, अगर हमारा आई पहले से डिफाइंड हो कि इंटेंसिटी क्या होता है हम जानते हैं, तो परमिएबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं ना, म्यू क्या हो जाएगा बी बटा आई। कोई दिक्कत? तो क्या किससे, एच से बाबू, अभी आपको समझाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लिखे हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड, एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको एच से डिनोट करते हैं, और एक अंदर में जनरेट होता है जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो क्या है, आई है। यहां पर हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसका डिफाइन कर रहे हैं, मीडियम का ना, हाँ, तो मीडियम के अंदर जो जनरेट हो रहा है ना वो डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसको किससे लिखेंगे, आई से। फिर से समझो क्या, आप देखो बोले कि सर ये मैग्नेटिक है, सबस्टांस है, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा इंटेंसिटी उसे हम आई से लिखेंगे। ठीक, अब हम ये बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम यहां मैग्नेट लिए, क्या जरूरी है इसके चारों वैक्यूम ही होगा, इसके चारों वाटर हो सकता है कि नहीं, तो वाटर में अगर जो इंडक्शन हो रहा है, वाटर में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तब क्या लिखेंगे, तब हम वैक्यूम वाला लिखेंगे नहीं ना। तो ये जनरल टर्म है ना छोटू, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हम बोल रहे हैं वो एक जनरल टर्म हो गया ना, वो स्पेशल टर्म थोड़ी हुआ। और जनरल टर्म के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे, आई ही यूज करेंगे। ठीक, लेकिन जब वो स्पेसिफिक हो जाएगा वैक्यूम में बी नॉट बाई आई नॉट, बी नॉट बाई म्यू नॉट, तब हम एच लिखेंगे। तो कंफ्यूज मत हो, हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। अभी धीरे 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 चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे। अभी इतना तक समझ में आया ना, बाकी अभी बीच में जो चीज बोले हैं उस सबको क्या करो, भूलो, बस क्या करो इसको। चलो हम बता रहे हैं, क्लास लास्ट होते होते इससे रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है ना हम आपको क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, बस पैसेंस रखना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, इसको हम इरेज करेंगे, उससे पहले हम जान लेना चाहते हैं, हम बात किए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसमें हम क्या बोले कि अगर हम एक मैग्नेट लेंगे तो उसके चारों ओर जो फील्ड बनेगा वो सब जगह एक जैसा नहीं होगा, हर मीडियम में वो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो अलग अलग होगा। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो इस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को असिस्ट या रेसिस्ट कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और अगर हम फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो ये म्यू नॉट होता है, और इसकी वैल्यू याद कर लेना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसका यूनिट भी याद कर लेना हेनरी पर मीटर। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बाबू मीडियम की परमिएबिलिटी बटा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या कहलाएगा बाबू, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसे हम म्यू आर से डिनोट करेंगे और ये म्यू बाई म्यू नॉट होगा। कोई दिक्कत? और ये क्या होगा छोटू जल्दी बता दो, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहां से देखें तो इस चीज से जो अभी तक हम पढ़े तो क्या पढ़े कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परमिएबिलिटी का। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, परमिएबिलिटी कम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। तो अगर इन दोनों रेशियो लें तो कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट को हम नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जनरल टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग की, अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरल टर्म डिफाइन कर रहे हैं। हो गया, ये क्या हो गया बाबू, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आई बराबर बी बटा म्यू। अब बाबू मैग्नेटिक फील्ड का तो जानते हो तुम लोग क्या होता है, टेस्ला है ना, और म्यू का तो तुम लोग जानते हो
हेनरी पर मीटर, तो टेस्ला मीटर पर हेनरी, है ना, ठीक। या फिर और अलग तरीका से डिफाइन कर सकते हो, जैसे हम लोग कुछ चीज को और डिफाइन करने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ बात को समझना चाहते हैं, ठीक। पहला नंबर कि अगर हम एक सबस्टांस लें, क्या लें बाबू, सबस्टांस, तो कल हम लोग पढ़े थे कि ये जो सबस्टांस है इसके अंदर एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटाइजेशन होता है। इस सबस्टांस के अंदर क्या होता है बाबू, एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटाइजेशन होता है ड्यू टू अ स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि स्पिन में इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमना मतलब मोशन, और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑर्बिट में घूमेगा तब भी चार्ज का मोशन हो रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण एटम मैग्नेटिक होता है। एटम क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, ठीक। यहां पर एक चीज तुम लोग को बता देते हैं, एटम या तो पैरामैग्नेटिक होता है या तो डायमैग्नेटिक होता है। एटम कभी भी फेरोमैग्नेटिक, अभी बता दे रहे हैं, ठीक। एटम या तो पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक होगा। जैसे एक बार क्वेश्चन पिछले बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि आयरन के जो एटम है वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, बोल देगा ना, द एटम ऑफ आयरन इज, ऑप्शन दे दिया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और नॉन ऑफ दीज, ठीक। बहुत सारा लोग सोचा कि अच्छा आयरन मतलब फेरोमैग्नेटिक, क्या लगा दिया, ठीक। अरे एटम कभी भी फेरोमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। फेरोमैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो डोमेन के कारण होता है, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए ध्यान रखना। तो बाबू एटम के बारे में अभी बात करते हैं, तो एटम में क्या है बाबू, मैग्नेटाइजेशन है, पर ये मैग्नेटिक क्यों नहीं है, ये सबस्टांस क्यों नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि बाबू इसके एटम के मैग्नेटाइजेशन क्या है, जिधर तिधर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बाबू, और इसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है उसे क्या करना, कुछ वैल्यू लाना, यानी पॉजिटिव या निगेटिव करना, यानी इस डीमैग्नेटाइज्ड सबस्टांस को क्या करना छोटू, मैग्नेटाइज करना। इस डीमैग्नेटाइज्ड सबस्टांस को क्या करना, मैग्नेटाइज, और उसके लिए इसके सब एटम को घुमा के एक डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी इस पर क्या करना होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। एक मैग्नेट पर मैग्नेट ही फोर्स लगाएगा, ठीक। इस कारण से इसे हम क्या कर देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। क्या रख देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए हम यहां पर ले लेते हैं नॉर्थ, और ये क्या ले लिए, साउथ, ठीक। और यहां पर हम क्या अप्लाई कर दिए बाबू, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी साउथ टू नॉर्थ, ठीक। तो इसको हम क्या अप्लाई कर दिए बाबू, जल्दी बताइए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके जितने भी एटॉमिक मैग्नेट है सब पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण सब घूम के क्या होना चाहेगा, एक डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा, और जिसके कारण इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब जीरो नहीं रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। तो बाबू ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, मैग्नेटाइजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजिंग a substance is called मैग्नेटाइजेशन, ठीक। याद रखिएगा ना। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है बाबू, एक प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टांस के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस्ड करते हैं ना बाबू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उसमें क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और इसके रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, डीमैग्नेटाइजेशन। इसका जो रिवर्स होगा, उल्टा, वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। याद रखिएगा ना। चलिए, या इसको भी लिखाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो मैग्नेटाइजेशन क्या है बाबू, किसी भी सबस्टांस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करना, इंड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, ठीक। और डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइज्ड सबस्टांस को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करना, ठीक। मैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं,
जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा। और डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे? या तो गर्म करके या तो हैमर करके, ठंडा करके नहीं, फिर से ही आज बोल रहा है ठंडा करके, या तो हैमर करके, कोई दिक्कत, दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं डीमैग्नेटाइज। और मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। हो गया बाबू, जल्दी बताओ। अब ये जो बाहर से तुम फील्ड लगा रहे हो ना मैग्नेटाइज करने के लिए, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर जो फील्ड जनरेट होगा ना उसे बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन फील्ड। क्या बोलेंगे बाबू? मैग्नेटाइजेशन फील्ड। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगा वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहलाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी इंटेंसिटी जो होगा वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगा। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या बाबू? जो हुआ है, और मैग्नेटाइजिंग जो कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा? बाहर वाला जो कर रहा है, और मैग्नेटाइजेशन जो हो गया है ना बाबू। तो ये दोनों का ध्यान रखोगे ना। तो अब हम लोग दो को डिफिनेशन करने वाले हैं। कौन बाबू? पहले हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। ठीक, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एच से। इसे किससे डिनोट करते हैं? एच से। और ये क्या होता है बाबू? द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नहीं बाबू, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम एच डिनोट करते हैं। ये बाहर वाला है तो बी नॉट, और वहां पर वैक्यूम म्यू नॉट, है ना। ये हो गया, कोई दिक्कत? ध्यान रखोगे ना। ये क्या हो गया? एच। अब हम बात करते हैं क्या बाबू, जल्दी से बताओ, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इसको हम दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। ये हो जाएगा द इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होगा ना, इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक, पहले नहीं था, लेकिन जब इसको मैग्नेटाइजेशन करेंगे तो इसमें जनरेट होगा ना मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो आप दो तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हो। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बटा म्यू, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बटा म्यू, और आई बराबर हो जाएगा एम बाई बी। ठीक, कोई दिक्कत? की दिक्कत है? नहीं ना, यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए, अब एक और बात तुम लोग से पूछना चाहते हैं। अगर हम ये फील्ड की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो इसमें इंडक्शन ज्यादा होगा कि कम? और अगर कम रखेंगे तो? यानी ये जो बाहर वाला इंटेंसिटी है जिसे हम एच बोले थे, और ये जो अंदर में इंड्यूस्ड हुआ था उसे आई बोले थे, ये एच और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एच और आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, क्या होगा बाबू? द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एल का, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग चलो, एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ। आई बटा एच। कौन बच्चा बताएगा ठीक इसका क्या यूनिट होना चाहिए? क्या होना चाहिए यूनिट? कुछ नहीं। काहे कुछ नहीं होना चाहिए? क्या बाबू?
दोनों सेम है ना, आई का भी वही, एच का भी वही। इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसका भी यूनिट क्या रख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर रख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा छोटू, जल्दी बता दो, यूनिट लेस। तो ये 6 डिफिनीशन था जो हम लोग आज क्या किए हैं, देखे हैं। कौन कौन बाबू, पहला मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दूसरा रिलेटिव परमिएबिलिटी, तीसरा भूल गए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप के होगा, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी और एक मैग्नेटाइजेशन फील्ड की इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, और मैग्नेटाइजेशन फील्ड के इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब एक बात बताते हैं, ध्यान दो, अगर x की वैल्यू ज्यादा है तो I ज्यादा होगा, x की वैल्यू ज्यादा है तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी जनरेट होगा ना बाबू, उसके अंदर क्या जनरेट होगा, ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी जनरेट होगा। किसमें, जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें यह भी बताता है कि द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ने बाबू, कि कोई मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है, यह हमें किससे पता चलता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। तो अगर आपको ऐसा सबस्टांस चुनना है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर प्रोड्यूस हो, तो आप किस चीज का ध्यान रखोगे कि उसकी चाई, इसे चाई बोलते हैं, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। जैसे आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और इस कारण से देखोगे कि एक मैग्नेट लो और चाबी यहां रखो, नहीं अट्रैक्ट होगा, फोर्स नहीं लगेगा। पर अगर इसके बीच आप आयरन कनेक्ट कर दो तो यहां पर चाबी रखा होगा तब भी क्या हो जाएगा, यानी उसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। किसकी तुलना में, एयर की तुलना में या फिर वैक्यूम की तुलना में। यानी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एयर या वैक्यूम की तुलना में क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, जल्दी बताओ, होगा। चलिए अब इस 6 प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग सबस्टांस को कैटेगराइज करेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। ये 6 वो चीज ही है जो मेन चीज जो दोनों को डिस्टिंग्विश करने में हमें क्या करेगा, मदद करेगा। तो आर यू रेडी, चलिए तो बोर्ड को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो छोटा छोटा रिलेशन है उसको देख लेना। तो बाबू जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी, आप क्लियरली देख रहे हो। तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड। जैसे कोई सबस्टांस लेते हैं, ये सबस्टांस, तो ये सबस्टांस में एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही था बी नॉट, और इसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सबस्टांस के अंदर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो कितना हो जाएगा बाबू, दोनों जुड़ जाएगा ना, ठीक। अगर हम इसको म्यू नॉट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक, तो बाबू ये हो जाएगा म्यू नॉट से डिवाइड, ये हो जाएगा म्यू नॉट से डिवाइड, ये हो जाएगा म्यू नॉट से डिवाइड। तो ये बी बाई म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ तो, यहाँ से एच, और ये क्या हो गया आई। तो बी बराबर क्या हो गया बाबू, म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। ये रिलेशन आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि डेरिवेशन से मतलब नहीं है, पर अरे यार देख लिए, क्या दिक्कत है ना, बस देख लिए, इसके अलावा आपको फिर से दोबारा देखना नहीं है। आप इसको याद करके जाओ कि क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट इतना होता है, ठीक। और एक चीज और पूछता है रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए, तो ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 1, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ये देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है। ये दो को कौन कौन, ठीक, ये रिलेशन बी एच आई और म्यू के बीच, ठीक, और दूसरा म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी के बीच। कोई दिक्कत, चले मिटा दें। अच्छा अगर मान लेते हैं कि आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 लाख है, तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, 1 लाख 1 ना, क्या होगा प्लस 1 नहीं बाबू,
इतना तुम लोग भी इतना सोच में पड़ जाते हो, बताओ। तो अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया रहे, ए लड़का रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया रहे तो ससेप्टिबिलिटी निकाल लेंगे, और ससेप्टिबिलिटी दिया रहे तो चलो ये सब ध्यान रखना। तो बाबू अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, जल्दी बता दो तो। मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगराइजेशन। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल ही पढ़ रहे थे, पर उसमें अभी तक हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि कैटेगराइज करेंगे तो कौन बेसिस पर, कौन कौन से प्रॉपर्टी के आधार पर उसको अलग अलग करेंगे ना बाबू। और यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं 5-6 टर्म्स जिस पर हम आगे काम करेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं ना बाबू, ये हो गया पीएम मतलब पारा मैग्नेटिक। डीएम, अच्छा पहले डीएम लिख लेते हैं, फिर अच्छा पीएम एंड देन एफएम। एक्चुअली ऐसा कहा लिखे, क्योंकि जानते हो पारा मैग्नेटिक का ही फेरोमैग्नेटिक होता है। बस क्या होता है, ये इसके तुलना में ये थोड़ा स्ट्रांग होता है ना बाबू। तो अगर आप इसका प्रॉपर्टी याद रखोगे तो इसका प्रॉपर्टी अपने आप क्या होते जाएगा, याद होते जाएगा। डीएम पीएम एफएम। पहले हम लोग काउज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बाबू, की काउज, कि अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है तो उसका कारण क्या है। तो बाबू इसका है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कारण होता है बाबू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका कारण क्या होता है बाबू, डोमेन। ठीक, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर डोमेन क्या होता है, हाँ नहीं बोलोगे, चलो बताओ तुम ही लोग, तो डोमेन क्या होता है। चले आगे बता देते, देखो देखो, अरे हमको पता है, तुम लोग को पता होगा। ठीक, तुम लोग बहुत तेज बच्चा हो, हमसे ज्यादा तेज हो। बाकी सब्सटेंस में क्या होता है छोटू, ध्यान दो। बाकी सब्सटेंस में जो एटम होते हैं ना, ठीक, वो पूरी तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। पर जो एफएम है यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां के हर एक एटम का मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बाबू, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये एक स्मॉल मैग्नेटाइज पोर्शन हो गया, स्मॉल मैग्नेटाइज्ड पोर्शन। इसको करने की जरूरत नहीं, पहले से ही क्या है, मैग्नेटाइज्ड है ना। ऐसा ऐसा एक ही ने अलग अलग भी पोर्शन होता है जिसमें अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक, ऐसे ही बना लोगे आप पूरे में, और इस कारण से नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें भी 0 होता है। ठीक, लेकिन ये जो छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटाइज सब्सटेंस सेक्शन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, डोमेन। तो इसको क्या करना ना, मैग्नेटाइज करना ना बड़ा आसान होता है। क्या होता है, इसको मैग्नेटाइज करना क्या होता है, बड़ा आसान होता है। किसकी तुलना में, कि हर एक एटम जो अलग अलग रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको करें, उसकी तुलना में इसे मैग्नेटाइज करना क्या होता है, आसान होता है। तो इसको डोमेन, तो डोमेन याद रखोगे ना, द स्मॉल मैग्नेटाइज्ड पोर्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डोमेन। कोई दिक्कत, और डोमेन के कारण ही एफएम की बात होता है। अगला चीज जो हमें देखना है, ठीक, वो इसका देखना है इफेक्ट विथ मैग्नेट, यानी कि अगर हम मैग्नेट के पास ले जाएं तो क्या होगा। ठीक, तो इंट्रैक्शन विथ मैग्नेट। तो बाबू आपको बता देते हैं, डायमैग्नेटिक है ना, जो रिपेल होता है, वीकली रिपेल्ड विथ क्या बचा, मैग्नेट। मैग्नेट के साथ ये क्या होगा, रिपेल होगा, कम थोड़ा बहुत दिखेगा नहीं, लेकिन ये भी वीकली होगा, पर क्या होगा, हाँ, अट्रैक्ट विथ क्या बचा, मैग्नेट। और ये बाबू स्ट्रांगली अट्रैक्ट। स्ट्रांगली अट्रैक्ट विथ मैग्नेट। ठीक, याद रखोगे। चलो कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। देखे बाबू, अब बाबू क्या है ना, कि अगर ये रिपेल हो रहा है तो इसका मूवमेंट क्या होगा, स्ट्रांग फिर से वीक की तरफ।
अगर मूवमेंट देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका मूवमेंट किधर होगा, किधर होगा बाबू, स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ जाएगा ना बाबू, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक के तरफ, ये बाबू वीक से स्ट्रॉन्ग के तरफ जाएगा, और ये भी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएगा, है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज है जिस पर हम लोग थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, ध्यान ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा कैसे, ठीक, मैग्नेटाइजेशन, तो बाबू जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में इंड्यूस्ड होगा, किधर होगा, एक्सटर्नल के अपोजिट इंड्यूस्ड होगा, जबकि इसमें क्या होगा बाबू, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा, और इसमें भी बाबू सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा पर स्ट्रांगली इंड्यूस्ड होगा ना बाबू, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, जो इसमें होता है वही उसमें होता है, खाली स्ट्रांगली हो जाता है, ठीक। तो अब आप बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में तो कम जाएगा ना, नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, और इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बाबू जोड़िए ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड घट गया है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेयर हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर डेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, स्ट्रेंथ, आपको पता है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस होता है, और इसमें हाईली डेंस हो जाएगा। कुछ फिगर बना के बताएं अगर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लें कि ये लाइन ऐसे जा रहा था, ठीक है ना बाबू, तो इस केस में क्या होगा बाबू, जल्दी बता दो तो, यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, रिपेल होने लगेगा, क्या होने लगेगा, रिपेल, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना बाबू, टेढ़ा लगेगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्या हुआ है, रिपेल्ड हुआ है, ठीक, किसमें, डायमैग्नेटिक में। लेकिन अगर हम बनाए कौन सा मैग्नेटिक बाबू, पैरामैग्नेटिक, तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें लगेगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर था वो थोड़ा सा क्या होने लगा है, करीब आने लगा है, क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एकदम सेम ऐसा ही फील्ड किसमें बनेगा छोटू, जल्दी बता दो तो, फेरो मैग्नेटिक फील्ड में, बस यहाँ पर डेंसिटी और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ना बच्चा। हो गया, कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना। अब हम लोग को इसे क्या करना होगा, मिटाना होगा, ठीक। तो एक बार फिर से देख ले सारा चीज जो जो भी पढ़ाए, तो क्या क्या पढ़ाए, पहला नंबर कि बाबू डायमैग्नेटिक में काउज ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, जबकि पैरामैग्नेटिक में स्पिन, और फेरोमैग्नेटिक में डोमेन का होना। डोमेन 2 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये रिपेल होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिपेल होता है, किससे रिपेल होता है, मैग्नेट से, ठीक। ये बाबू अट्रैक्ट होता है, पर ये वीकली रिपेल होता है, और ये भी वीकली अट्रैक्ट होता है, पर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जनरेट होता है। इसका मोशन किधर होगा बाबू, रिपेल हो रहा है तो स्ट्रांग फील्ड से वीक की तरफ जाएगा, ये वीक से स्ट्रांग की तरफ, और ये वीक से स्ट्रांग की तरफ जाएगा स्ट्रांगली ना बाबू, बहुत तेजी से, ठीक। इसमें इंडक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसमें सेम डायरेक्शन में होता है पर कम होता है ना बाबू, ठीक, लो एंड अपोजिट, लो बट इन सेम डायरेक्शन, हो गया, इन सेम डायरेक्शन एंड स्ट्रांगली ना बाबू, इन सेम डायरेक्शन एंड स्ट्रांगली, ठीक। और इस कारण से कुछ ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग को 2-3 चीज और पढ़ना है, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या होगा और आई का क्या होगा। और ये वाला जो पोर्शन अभी हम बताने वाले हैं वो आपके जो क्या होता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ना उसमें आता है, ठीक। तो ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, ससेप्टिबिलिटी। तो छोटू
इसका आई अपोजिट डायरेक्शन होता है ना। तो देखो, आप देखो क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, x बराबर आई बटा एच। ध्यान दो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी x बराबर क्या होता है बाबू, आई बटा एच। और आपको पता है कि एच अगर इधर है तो आई इधर है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, माइनस ना। तो आपको क्लियर पता है कि ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और इंडक्शन कम होता है तो निगेटिव एंड लो, इसकी वैल्यू निगेटिव और लो होगा, मतलब 1 के करीब होगा, निगेटिव और 1 के नजदीक होगा। ठीक, इसका क्या होगा बाबू, निगेटिव होगा। अरे इसमें सेम डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव होता है, पर आई का वैल्यू कम होता है ना, तो पॉजिटिव एंड लो वैल्यू रहेगा। और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगा पर हाई होगा, कि सेम डायरेक्शन में स्ट्रांगली होता है ना, पॉजिटिव एंड हाई। ठीक, इसका जो वैल्यू है लगभग 1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू लगभग मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो 1 के बराबर होगा, है ना। और ये जो है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक, आपका 100 200 400 ऐसे हो सकता है। ठीक, तो ज्यादा होता है, हो गया ना। चलिए, और हम लोग कितने प्रॉपर्टी पढ़ लिए, 7-8 को पढ़ लिए ना। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा होगा एग्जांपल्स वगैरह पर ध्यान दे दीजिएगा कि पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है और फेरोमैग्नेटिक। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉपर बल्लभ ज्यादा पूछता है, और कॉपर जो है वो क्या है बाबू, डायमैग्नेटिक है। ठीक, वो याद रख लीजिएगा, किसका, कॉपर का। बिस्मथ भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक, एक और चीज है जो क्यूरी लॉ पूछा जाता है, और क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, तो हो गया एक प्रॉपर्टी ना। तो ऐसे 2-3 प्रॉपर्टी और क्या कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन 7-8 लिखनी है, अभी क्या लिखेंगे ज्यादा 5 नंबर में। ठीक, इतना याद रहेगा ना। है, चलिए, ऐसे तो 10-12-14 प्रॉपर्टी लिखा जा सकता है। अभी इंटेंसिटी का देख सकते हैं, ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी वाला देख सकते हैं कि म्यू आर का वैल्यू कितना होगा। तो बाबू म्यू आर का वैल्यू बता दो तो जल्दी से। तो ये 1 है, माइनस में करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो अगर म्यू आर का वैल्यू बोलेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी का, ठीक, तो बाबू कितना हो जाएगा, आपको पता है, निकाले हो। म्यू आर बराबर क्या होता है, x + 1। ठीक, तो बाबू x का वैल्यू इसका -1 के लगभग होता है, तो कितना हो जाएगा, 0। यानी कह सकते हो लो होगा। ठीक, ये क्या होगा बाबू, लो होगा। ठीक, और ये क्या होगा, हाई होगा। समझा, ये लो लगभग। तो इस सब का ध्यान रखना, बस ज्यादा कुछ याद रखना, बस जितना होगा ये उससे एक कम होगा ना बाबू। म्यू आर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितना ज्यादा होगा उससे एक कम होगा। म्यू आर बराबर 1 + x होता है। ठीक, तो ये चीज, तो इसको इरेज करते हैं, और हम लोग कौन सा लॉ पढ़ लेते हैं, क्यूरी लॉ, और एक क्यूरी टेम्परेचर है। ठीक, और हम लोग किसकी बात करते हैं, क्यूरी चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बाबू, क्यूरी लॉ। और क्यूरी लॉ बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। किसकी बाबू बात करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक substance is inversely proportional to क्या बाबू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, और अगर बहुत ज्यादा ससेप्टिबिलिटी बढ़ गया तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा फेरोमैग्नेटिक। नहीं बाबू, पैरामैग्नेटिक किसमें बदल जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में बदल जाएगा। पर कब, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करे गए तब, यानी एट सर्टेन लो टेम्परेचर, एट सर्टेन लो टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक substance behaves like क्या बाबू, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
और जिस टेम्परेचर पर ये ऐसा करता है उसे हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या बाबू? क्यूरी टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। याद रखिएगा ना, ये उल्टा लिख सकते हैं। एट सर्टेन हाई टेम्परेचर कौन बाबू? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक क्या बाबू? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और घट जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक किसमें बदल जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। कॉल्ड क्या बच्चा, जल्दी बताओ? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। नहीं बाबू? तो पूछेगा क्यूरी टेम्परेचर क्या है? बाबू बताओ। वो टेम्परेचर जिस पर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में बदलता है, या फिर वो टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदलता है, क्या कहलाएगा बाबू? क्यूरी टेम्परेचर। और कुछ का क्यूरी टेम्परेचर याद रख लीजिएगा, जैसे निकेल का कितना होता है? जल्दी बताओ तो बाबू। ठीक, 358 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे ना? घटा देगा मूर्ख कहीं का। इतना लो कॉन्फिडेंस कि थोड़ा सा आंख देख लो। अच्छा, घटा देंगे। कल को अगर जो पूछे कि 2 + 2 कितना होता है? 4। अच्छा 4? नहीं सर, नहीं 5 होगा। अब तो 4 नहीं होगा। अब अगर आप ऐसे देख लिए हैं, चलो कोबाल्ट का कितना होगा? एक कितना होगा? 1120। और आपका फेरस आयरन का बच गया कितना बाबू? इसका 770। तो ये 3 को याद कर लेना, बिहार बोर्ड में हो सकता है क्या करे ऑब्जेक्टिव में पूछे। तो बाबू अगर आयरन को 770 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे तो वो किसमें बदल जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। ठीक, तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल 2 लेक्चर में क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, जैसे मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, और उसी के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी को। कोई दिक्कत? और आपके पास एक और चीज बच गया है, ईडी करंट, उसका एप्लीकेशन, जो कि हम कल क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। और उसके बाद मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, पर बचेगा अल्टरनेटिंग करंट, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, समझा? ये 3 चीज, अगर ये 3 चीज हम लोग खत्म कर लें तो हमारे पास आगे पढ़ने के लिए सिर्फ बचेगा क्या बाबू? ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो कहने का मतलब हमारा 50% सिलेबस ऑलरेडी क्या हो जाने वाला है? कवर होने जाने वाला है ना? और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जितने भी सीट में क्वेश्चन दिए थे, जितना 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आप लोग बना के रखे होंगे, जितना 5 नंबर वाला या ऑब्जेक्टिव दिए थे वो भी आप क्या करके रखे होंगे? बना के। ना सिर्फ बना के रखे होंगे, बल्कि वो 50% आप याद भी कर लिए होंगे। आपको ऐसा फील होना चाहिए अब कि इस 50% सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। कोई दिक्कत? चले तो मिलते हैं कल, बाय।